मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए अब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को बिल्कुल रूप से देखेंगे। देखिए, मैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 में होने के लिए अब यहाँ पर बहुत ही कम टाइम है। बहुत ही जल्दी आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा, इसलिए सारे क्लास को पढ़ना अब ज़रूरी है। अब आज की वीडियो में मैं बायोलॉजी का जीव विज्ञान का फर्स्ट क्लास लाया हूँ। मैं थोड़ा लेट से क्लास शुरू किया हूं, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लास हम कराते हैं, इसलिए हम जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं। आप लोग पहले से कहीं पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो मैं वीवीआई क्वेश्चंस अब सारे सब्जेक्टों का कराने वाला हूं, इसके लिए आप लोग बिल्कुल यहां पर 10 से 15 मिनट 20 मिनट टाइम रेगुलर दें और पूरी वीडियो को देखिए। साथ ही जितने भी कैंडिडेट एएनएम या फिर जीएनएम करने वाली हो, एएनएम जीएनएम चाहिए तो बिल्कुल रूप से आप लोग यहाँ से पढ़ें। पिछले साल का प्रश्न भी बताएंगे, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही बात करेंगे। तो चलिए, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने के लिए बायोलॉजी का आज पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है और वीवीआई क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को हम टेलीग्राम ग्रुप में बोले थे जुड़ने के लिए, जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे और 2 से 3 दिन के बाद आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। चलिए, हम आपको पूरे डिटेल्स जानकारी यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपको कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए मेरा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। अब देखिए, शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कौन सा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमारे बॉडी का, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। ऑप्शन है यकृत, आमाशय, लार ग्रंथि या फिर थायराइड। तो यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग। अब देखिए, ये बहुत अच्छी समझने वाली क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। अब देखिए, नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। तो यहाँ पर मादा जनन अंग से कौन से यहाँ पर हार्मोन यहाँ पर स्रावित होते हैं वो पूछ रहे हैं, हार्मोन का नाम पूछ रहे हैं। तो मादा जनन अंग की अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर हार्मोन स्राव का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य है, यानी कि इसमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मादा में, मादा जनन अंग में अगर बात करेंगे हार्मोन का, यहाँ पर देखिए नर और मादा रहता है, तो मादा जनन अंग की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मादा जनन अंग कौन से हो जाएगा, रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जो हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। अब देखिए, हमारा बॉडी जो है, हमारा, हम लोग एक मानव है, मनुष्य है, तो हम लोग का जो शरीर में ऐच्छिक जो गति होता है, दैनिक जीवन का जो गति होते, कार्य करते हैं, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर है सेरिबेलम, थायराइड, सेरिब्रम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या है, सेरिबेलम और सेरिब्रम, दो ऑप्शन है जो कि सेम टू सेम है। सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों को आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, और दोनों ऑप्शन में अक्सर रहते हैं। तो मनुष्य की जो ऐच्छिक गति है, इनके नियंत्रण करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सेरिब्रम के माध्यम से मनुष्य की जो जनरल जो गति होती है, जो हम लोग वर्क करते हैं, उसका जो नियंत्रण किया जाता है, तो सेरिब्रम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। अब हमारी बॉडी जो है, इसका नियंत्रण कहाँ नियंत्रित होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड, हाइपोथैलेमस, थायराइड या पिट्यूटरी। तो शरीर का यहाँ पर बात करिएगा, शरीर का तापक्रम कहाँ पर, तापक्रम पूछ रहा है। यहाँ से देखिएगा, शरीर का तापकर्ण कहाँ से यहाँ पर होता है, तो शरीर का तापकर्ण की बात करेंगे तो शरीर में जो तापकर्ण होता है वो हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अब देखिए, अमीबा हो गया, अमीबा पानी में आपको मिलेंगे। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। जैसे हम लोग मुँह के माध्यम से भोजन करते हैं मानव, उसी तरह से अमीबा जो होता है वो किसके माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, कुटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या फिर गुरुद्वार। तो अमीबा में अगर भोजन ग्रहण करने के अगर भाग देखेंगे तो वो कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से, तो कुटपाद के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। अब लार जो होता है उसमें हम लोग जो भोजन करते हैं तो मुंह में लार होता है, जिसके माध्यम से हम लोग भोजन को पचाने में और भी मदद करते हैं। तो वही कह रहा है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, टाइलिन। तो बताइए निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाए जाने एंजाइम है टाइलिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। टाइलिन जो हम लोग के मुंह में जो लार है, जो खाते हो तो मुंह पचपचाता है ना अंदर में, तो थूक की जैसे, वो लार है। तो लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो लार टाइलिन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। लार में पाए जाते हैं टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है। अब देखिए कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। श्वसन कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, निश्वासन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे मनुष्य जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य जो सांस ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे सिस्टर ब्रदर, जो भी मैं क्लास करवा रहा हूँ एकदम एक एक क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कई बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए हम पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी इसे हम लोग बोल रहे हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि पैरामेडिकल का तैयारी कर रही हो तो सिर्फ पैरामेडिकल के लिए है, आगे कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा और बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन रहेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बोलना तो नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए आप लोग समझते ही होंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अब ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका प्रयोग करते हैं। इसमें है अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, सभी कथन सत्य है। चलिए बताइए इनमें से जो कोशिका है किसका प्रयोग करता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज का मदद लेते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयोग करते हैं किसका, तो ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के माध्यम से कोशिका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। वह अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है। यानी कि कौन सी एक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से पौधा के अंतर्गत ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका तक पहुंचती है। और बाहरी वातावरण से कोशिका तक पहुंचने वाली जो प्रक्रिया है वो पौधे में हो रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया है, विसीरण, किण्वन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। शायद ये सबको आता होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विसीरण, यहाँ पर विसीरण याद रखिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भोजन बनाते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण से अंदर तक कोशिका तक जो ऑक्सीजन पहुँचते हैं उसे हम लोग विसीरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। विसीरण के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर से कोशिका तक पहुँचाते हैं कौन, तो पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ को परिणति क्या होता है। अधिक शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होता है। यानी कि जब शोषण का अभिक्रिया होता है उस टाइम जो खाद्य पदार्थ की परिणति बनते हैं उसको क्या कहते हैं, संश्लेषण, दहन, परिवर्तन, विघटन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप लोग बात करिएगा शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति तो वो विघटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, विघटन हम लोग कहते हैं, है ना। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है। अब खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या सुक्रोज। अब देखिए जब खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो सुक्रोज होता है। कौन सा होता है, सुक्रोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है, तो सुक्रोज है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। देखिए 2-3 बार रिपीट करता हूँ जिससे आप लोग को याद भी होते जाए। अब ये तो लगता है सबको होगा ही याद। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि बीपी जो कहते हैं वो कितना रहता है, 80/120, 120/80, 90/120, 120/90। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, इसको नोट डाउन कर लो, इस बार भी कहीं पूछ सकता है। तो अगर यहाँ से आप लोग बात करिएगा तो सबको याद ही होगा, बड़ा वाला ऊपर में रहता है और छोटा नीचे में रहता है। कभी भी याद रखिएगा, बड़ा अंक ऊपर और छोटा अंक नीचे। इसमें देखिए बड़ा अंक नीचे है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बड़ा अंक नीचे है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, बी और डी, दो बच गया, बी और डी। बी और डी में अगर बात करेंगे तो 120/80, 120/80 तो सब सुने ही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 120 और 80 होंगे। ठीक है, इसका यही एक ट्रिक याद रखिएगा,
बड़ा अंक नीचे रहेगा तो वो नहीं यहाँ है, बड़ा अंक हमेशा ऊपर रहता है। जैसे 120 बड़ा है ना, तो ये ऊपर है, किस से? तो नीचे वाले से। तो यहाँ से याद रखेंगे बीपी का 120/80 यहाँ पर राइट आंसर होता है, जो कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। अब देखिए मनुष्य जो है, हम लोग मानव हैं, इसके जो सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पियामीटर, एरोनोक्वाइड, ड्यूरामीटर या फिर मीटर। तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, ड्यूरामीटर हम लोग कहते हैं, जो कि मनुष्य की झिल्ली की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब कौन सा इसमें है जो मनुष्य जो सूंघते हैं उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्टिकल पॉली, सेरिबरम, श्रोन्द्राय पली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है उसको नियंत्रण करता है घ्राणोद्रियर पली, घ्राणोद्रियर पली, ये याद रखिएगा, घ्राणोद्रियर पली, ये जो है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। अब देखिए मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र को क्या कहते हैं? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कार्ड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेरिब्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का जो कंट्रोल करता है, जो उसका जो केंद्र है, उसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सी याद रखेंगे, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? अब देखिए हार्मोन आप लोग सुनते होंगे, तो इसका नाम किसने दिया था ये बताइए। रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एम स्टर्लिंग, ब्राउन, पोर्टर, कौन दिए थे? तो हार्मोन शब्द की अगर बात करते हैं तो हार्मोन शब्द का जो यहाँ पर नामकरण है वो बेलिस एवं स्टार्लिंग दिए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, एस्रियंस, बेबिलियन। अब बताइए पृथ्वीकरण का जो यहाँ पर नियम है वो किसने दिया था? तो पृथ्वीकरण का नियम की बात करेंगे तो मेंडल जी दिए थे। मेंडल साहब थे, एक वैज्ञानिक है ना, वो ही पृथ्वीकरण का एक नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब जीव विज्ञान जो वर्ड है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क या ट्रेविरेंस, वॉन मॉल, पुरकेंजे, अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का, चलिए बताइए। तो जीव विज्ञान शब्द का बात करिएगा तो इसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक से, जीव विज्ञान के जन्मदाता के नाम से। लेमार्क, एस्रियंस, अरस्तु, ट्रेविरेंस। चलिए बताइए, इसका क्वेश्चन लगभग अभी ही कराए हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक के नाम से एस्रियंस यहाँ पर जाने जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसका ये नहीं होगा, इसका सी होगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु के नाम से, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? तो अरस्तु कहेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, पुरकेंजे, डार्विन और अरस्तु। देखिए जीव विज्ञान का तो हम लोग समझ गए अरस्तु होते हैं, लेकिन वस्तु विज्ञान का कौन होते हैं? तो वस्तु विज्ञान का अगर हम लोग बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस को हम लोग वस्तु विज्ञान के जन्मदाता जनक के नाम से याद रखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इधर उधर का क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने के बाद अब आप लोग के एग्जामिनेशन होंगे, तो आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से रहना जरूरी है। तो यही जानकारी है, और आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आपके लिए सारे टॉपिक का क्लास अब लगातार प्रत्येक दिन क्लास होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन वीडियो आपको 2-3 क्लास कम देते रहेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको एएनएम करना है ना, जीएनएम करना है ना, तो आपके लिए चंदन भाई हमेशा तैयार रहते हैं। कितनों को एएनएम जीएनएम करवा दिए हैं, पूरा बिहार में कहीं भी खोजिए मिल जाएगा। और आपको भी मैं दिलवाऊंगा, पक्का है, वादा है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नया है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि पूरे बिहार में एएनएम को सपोर्ट देंगे, साथ देंगे। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास में नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।